मित्रों, जीवन जीने के लिए हमको अच्छा एटमॉस्फेयर, शुद्ध खाना पीना और हाइजीन रहने के लिए कर सकते हैं तो हमारा आयुष्य लंबा हो सकता है और हेल्थ भी अच्छा रह सकता है। परंतु अभी हम जहाँ रहते हैं यहाँ हमारी जो हवा ये पॉल्यूटेड है, खाना पीना शुद्ध नहीं मिलता है और जहाँ भी खाने का चीज़ होता है यहाँ हाइजीन मेजरमेंट नहीं है तो बहुत सारे दिक्कत आते हैं। जैसे अच्छा खाना पीना नहीं हो तो हमको स्किन डिजीज़ हो जाता है, हेयर फॉलिकल हो जाता है, हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़ भी हो सकता है। कई बार पॉल्यूटेड जो एरिया में रहते हैं तो हम श्वसन तंत्र के जो रोग होते हैं जैसे एलर्जी होता है, स्नीजिंग होना, कफिंग होना, सांस में दिक्कत आना, सांस फूलना, बच्चों को बार बार खांसी हो जाना, ऐसे दिक्कत होती है। तो ऐसे एक रोग के बारे में हम आप बताएंगे। तो मित्रों, इसके लिए मेरा वीडियो आप जरूर से देखना। हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम कितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, कितना भी अच्छा खाना खाते हैं, परंतु वातावरण में जब पॉल्यूशन हो जाता है तब हमारी शुद्ध हवा नहीं मिलता है और जो शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति रहती है तो इससे जरिए हमको एक फैटल रोग हो जाता है। और ये रोग में ऐसा माना जाता है कि भाई ये रोग में जो व्यक्ति हो जाता है तो ये लाइफ एंड डेथ का सवाल आता है। तो आज ये वीडियो है COPD। तो ये COPD का मतलब ऐसा होता है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज़ या पल्मोनरी डिजीज़। पल्मोनरी मीन्स लंग्स। जो हमारा ऑक्सीजन जो खून में होता है वो कमी हो जाता है और इसके जरिए जो रोग उत्पन्न होता है उसको COPD डिजीज़ भी बोलते हैं। तो ये COPD कैसे हो जाता है, COPD का क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, आपको COPD हुआ है कैसे टेस्ट करते हैं तो इससे मालूम पड़ जाता है। इससे कौन से बेस्ट 5 जो प्लांट है आप घर में रखो तो ये ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और क्या खाना पीना कर सकते हैं और इसमें कौन सी बेस्ट 5 होम्योपैथिक दवा है इसके बारे में बताएंगे। मित्रों, हम जब सांस लेते हैं तो सांस की जो प्रणाली होता है नाक से शुरू होता है, ट्रेकिया में जाके हमारा 2 फेफड़े होते हैं, इसमें छोटी छोटी एल्वोलिए होती है। इसमें जब बाहर से ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन के साथ जो खून में जो न्यूट्रिशनल होता है इसकी आपले होती है और एक खून में ऑक्सीजन जाता है और खुराक के साथ शरीर में जो जाता है तो इसमें एनर्जी विटामिन्स मिलता है। और शरीर में जो खराबी उत्पन्न हुआ है, जो रॉन्ग मेटाबॉलिज्म हुआ है, हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो एक्सपेल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये प्रक्रिया हम जीवन पर्यंत चलता रहता है, पर कई कारणों से इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो इसके जरिए हमको सांस लेने में तकलीफ़ होता है। तो ऐसे क्या कारण हो सकता है, कई बार आपको क्रॉनिक साइनसाइटिस हो या आपको पास्ट में कोई ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो या आपको COVID-19 का इन्फेक्शन लगा हो या आपके जिनमें कोई डिफेक्टिव प्रॉब्लम हो, कि आपको कोई एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो और इसके ज़रिए भी आपको ये प्रॉब्लम रहता हो, तो ये सब कारण मोटा मोटी हो सकता है। कई बार हमारा स्ट्रेसलेस ज़्यादा होने के कारण हो सकता है, हमारी खान पीन प्रणाली जो गलत तरीके से खाना पीना खाते हैं तो जिन लोगों को लंग्स की जो इम्यूनिटी कम होती है तो उनको भी COPD रहने का तकलीफ रहती है। जिन लोगों को हाइपर डायबिटीज़ है, ज़्यादा डायबिटीज़ है, ओवर वेटिंग है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इन लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहता है। जिन लोगों सनलाइट में काम नहीं करते और विटामिन D की उणप रहती है उन लोगों को भी COPD होने का संभव रहता है।
सीओपीडी में दर्दी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज तक जो होता है तो ये दर्दी होम्योपैथिक से सर्वाइव हो जाता है और अच्छा भी हो सकता है। और मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट को इसमें से बाहर निकाला है। पोस्ट कोविड के बाद मेरे क्लिनिक में सीओपीडी का हफ्ते में 1 से 2 पेशेंट आते हैं। तो कई बार तो प्राइमरी से मालूम नहीं पड़ता है, दर्दी को अस्थमा करके चलाता है, पर कई बार शॉर्ट ब्रीदिंग से मालूम नहीं पड़ता, पर उसका सेकेंडरी जब टेस्ट करते हैं तो इसे जरिए दर्दी को मालूम पड़ता है कि इज़ अ पेशेंट फॉर सीओपीडी। तो इसमें क्या तकलीफ होता है, तो दर्दी थोड़ा भी चलता है तो खांसी चलता है, सांस रुकता है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाता है, दर्दी थक जाता है, वेट लॉस होता है, भूख नहीं लगता है, छाती में उसको टाइटनेस लगता है, वर्टिगो रहता है, चक्कर रहता है, खून की कमी रहता है, और जब भी सो जाए तो सांस फूलने लग जाता है, थोड़ा भी वर्क करे तो सांस फूलने लग जाता है। तो ये सब कुछ प्राइमरी सिम्टम्स हैं। तो इसकी जांच कैसे होता है, तो इसके लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ये छोटा डिवाइस होता है, हम सब लोगों ने कोविड में देखा होगा, कम अंगुली में रखते हैं 60 सेकंड तक, और खून में जो SpO2 का लेवल मीन्स ऑक्सीजन का लेवल ये 97 से एबव होना चाहिए, तो आप सीओपीडी के पेशेंट नहीं है। पर कई बार खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये इंडिकेशन फर्स्ट बताता है, तो आपको जो ऑक्सीजन जो पल्स ऑक्सीमीटर है और आपको 95 से बिलो ऑक्सीजन SpO2 बताता है, तो आपको ज़रूर आगे सेकेंडरी टेस्ट करना चाहिए। सेकंड टेस्ट है, आप चलने के बाद फिर से SpO2 मेज़र कीजिए, और ये जो नॉर्मल नहीं होता है और धीरे धीरे 91 तक हो जाता है, तो आपको कंफर्म क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ या पल्मोनरी डिजीज़ होने की संभावना रहती है। थर्ड जो है, इसमें आप CT स्कैन करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। ये सब कुछ जो टेस्ट कराते हैं तो इससे डॉक्टर को मालूम पड़ जाता है कि आपको सीओपीडी है। आधुनिक साइंस में इसके लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक एंड स्टीरॉयड देते हैं और ऑक्सीजन मेजर करते हैं। पर प्राइमरी और सेकेंडरी जो पेशेंट है और बिना ऑक्सीजन जनरेट रहते हैं, उन लोगों के बहुत एलोपैथिक दवा के माध्यम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दवा कई बार हमारा जो शरीर में जो कफ है वो सूख जाता है, सुखा देती है। इससे जरिए हमारा जो फेफड़े में जो कफ है वो सूख देता है। सूखने के कारण जो हमारी जो ट्रेकिया है, हमारी श्वसन प्रणाली है, ये आंकुचन एंड प्रसरण की जो प्रक्रिया है ये प्रॉपर नहीं कर पाती है, और इसके जरिए क्या होता है कि दर्दी को ब्रेथलेस और बढ़ जाती है। ये लोग और दवा देते हैं, और स्टीरॉयड देते हैं, और एंटीबायोटिक देते हैं, पर ये उपचार नहीं है। हमारा शरीर में ऐसी बहुत सारी इम्यूनिटी बेंचमार्क है, इससे जो आप थोड़ा शरीर के नॉलेज को और शरीर का आवाज़ को जो समझते हैं तो आप ज़रूर अच्छे हो सकते हैं। और ऐसे दर्दियों को अल्टरनेटिव मेडिसिन, नेचर मेडिसिन है, योगा है, या होम्योपैथिक दवा के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसे दर्दी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको 100% लेवल टू लेवल नहीं करने का है। थोड़ा भी त्रुटि रहता है, अल्टरनेटिव मेडिसिन से चलता है, तो ये प्रक्रिया में आप लॉन्ग टाइम जा सकते हैं, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि आपका लंग्स फिर से इम्यून हो जाएगा। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी जो सीओपीडी का डायग्नोसिस है, ये नॉर्मल साइनोसाइटिस या एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये सब कुछ मैनेजेबल है। तो जो स्टीरॉयड वाला पंप है, स्टीरॉयड वाली जो दवा है, एंटीबायोटिक्स है, इसे दर्दी को परहेज रखना चाहिए। और इसके साथ आप ऐसे जो फूड है ये आपको बढ़ाना चाहिए, जैसे जिंजर है, ब्लैक पेपर है, या सिनेमन पाउडर है, तुलसी है, आप खुराक में लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, और लेफीज वेजिटेबल, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन होता है। तो ये ऑक्सीजन जो हमारा, एक तो जब ऑक्सीजन क्राइसिस होता है हम ले नहीं पाते नाक से, तो आप खुराक से भी आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। अच्छा पानी, शुद्ध पानी पीजिए, शुद्ध हवा में रहिए। कई बार आप पॉल्यूटेड
कंजस्टेड एरिया में रहते हैं तो हफ्ते में 2 बार सिटी के बाहर भी जा सकते हैं। और आपको जब भी ऐसा लगे कि भाई मेरे को कोई ऑक्सीजन क्राइसिस लग रही है तो आप कोई छोटा फैन मुंह के आगे रखिए, नाक के आजू बाजू रखिए और थोड़ा आधा मुंह खुला रख के फोर्सफुली हवा नाक से जाने दो, तो आपको धीरे धीरे बेटर लगेगा। और ऐसे दर्दी को हेवी खाना नहीं चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। थोड़ा भी चलते हो तो धीरे धीरे आपकी चलने की प्रक्रिया का टाइम बढ़ाइए, तो ये सब कुछ आपको हेल्थ का अच्छे हो सकता है। ऐसे दर्दियों को आप घर में जो लिली प्लांट है, तुलसी है और जो दूसरे प्लांट होते हैं, ये प्लांट आप घर में रखते हो, जैसे पीपल है, एरिका प्लेन है, स्नैक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, ये सब कुछ जो ये प्लांट है ये आप जो रखते हैं तो ये आप आपके आजू बाजू में भी रखिए, क्योंकि ये लॉट ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। अभी तो हवा शुद्ध करने के लिए भी एयर फिल्टर मिलता है मार्केट में, तो अच्छी कंपनी का एयर प्योरीफिकेशन रखिए, आपके आजू बाजू में रखिए, तो आपको जो एलर्जन प्रॉब्लम्स जो रहता है ये भी फिल्टर हो जाएगा। धीरे धीरे जो नाक में प्रॉब्लम्स है ये भी रिस्टोर हो जाएगा। और आप जो कर सकते हैं तो नाक की जो पैसेज है इसमें बहुत एंटीबायोटिक और बहुत तीव्र दवा लेने से जो उसका पैसेज है वो सूख जाता है। तो इसको क्या करने का है कि उसको विनाश करने का है। तो विनाश कैसे रहे, तो अंदर लुब्रिकेंट डालने का है। तो आप नश्य कर सकते हैं, गाय का घी रात को डाल सकते हैं, या आप पानी के नश्य कर सकते हैं। पानी को देख के एक नोज़ में जाके दूसरी नोज़ में, दूसरी नोज़ में जाके यही नोज़ में ऑल्टरनेट पानी बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज करो तो आपको ये बेनिफिट रहेगा। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये दवा आधुनिक साइंस का रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो आप होम्योपैथिक में स्टिक्टा पल्मोनिटा है, एमोनियम टार है, एंटीम टार है, एंटीम क्रूडम है, ड्रोसेरा है, ब्रायोनिया है, कैलकेरिया कार्ब है, कार्बोवेज है, ये काली कार्ब है। ये जो दवाइयाँ होती है ये लंग्स एक्सपांशन में बहुत काम करती है। पर इसलिए मैं आपको बताता था कि इससे जो डिजीज़ होते हैं ये आप खुद ट्रीट नहीं कर सकते। आप कोई आपके एरिया में कोई अच्छे डॉक्टर हो, होम्योपैथिक सीनियर डॉक्टर हो, एमडी तक पढ़ा हुआ हो, उनको नॉलेज हो सीओपीडी के बारे में कोई, तो उसकी आप ज़रूर ट्रीटमेंट लेना। और ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलाइए। आप डॉक्टर को मत दीजिए कि मेरे को मिटा दीजिए, क्योंकि ये सब इम्यूनिटी का खेल है। जो लंग्स में जो इलास्टिसिटी, जो फाइबर वीक पड़ गया है, जो हमारी प्राण शक्ति के साथ रिदम नहीं कर पाते, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हमारा शरीर में वातावरण का जो ऑक्सीजन है वो कैचअप नहीं कर पाती है, तो उसको बिल्डअप करने में इट टेक टाइम। तो आप धीरज से दवा करोगे तो आपको ये जो फैटल डिजीज़ है सीओपीडी का, इसमें ज़रूर बाहर आ सकते हैं और आप नॉर्मल हो सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।